आज जतिन और वीना अलग हो रहे थे। 1.25 साल का उनका दोनों का रिलेशन था आपस में। यूँ तो कोई बहुत लंबा समय नहीं था, और जतिन हमेशा कहा भी करता था वीना को कि मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें अलग होना पड़ेगा। बट वीना हमेशा उससे कहती कि तुम्हारे लिए ये रिलेशन क्या है वो मैं नहीं जानती, पर मेरे लिए ये रिलेशन फॉर एवर है और यही रहेगा। मेरे लिए ये सच्चाई कभी चेंज नहीं होगी। तुम्हें मैं फोर्स नहीं करती अपनी थिंकिंग चेंज करने के लिए, और ख़ुद को भी कभी तुम पे फोर्स नहीं करूँगी। तो दिन फाइनली आया जिस दिन जतिन को ओवरसीज़ के लिए फ़्लाई करना था, तो वीना को आखिरी बार मिलने आया। तो वीना ने आंखों में नमी लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट ला के जतिन को बोला, जतिन चलो आज एक दिल का सौदा करते हैं, करोगे ये डील मेरे साथ? जतिन के भी आंखों में नमी थी, हैरानी की बात थी, बट चेहरे पे स्माइल ला के बड़ी दर्द भरी बोला, हाँ बोलो ना, क्या चाहती हो? तो वीना ने बोला, तुमसे वादा नहीं चाहती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जब तक ये दिल तुम्हारे नाम के लिए तड़पता रहेगा, ये धड़कता रहेगा। जिस दिन ये तुम्हारा नाम लेना छोड़ देगा, तुम्हारे लिए तड़पना छोड़ देगा, उस दिन ये दिल धड़कना भी छोड़ देगा। ये मेरी डील है, ये मेरा वादा है तुमसे। और बस उसने तेज़ी से अपना हाथ जतिन के हाथों में से खींचा और बिना पीछे मुड़े बेतहाशा भागती हुई वो एयरपोर्ट से बाहर आ गई। उसे लगा जैसे जतिन ने उसको 2-3 बार आवाज़ दी, बट उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अब अगर उसने पलट के देखा तो वो शायद बाहर नहीं निकल पाएगी कभी, जाके उससे लिपट जाएगी और फिर अलग नहीं हो पाएगी। बस अपने दिल को कंट्रोल में किया और निकल गई वहाँ से। उसके बाद ज़िंदगी थी, चलती रही अपने फ़्लो में। जतिन की कोई खैर खबर एज़ यूजुअल वीना को नहीं थी। ना तो जाके उसने अपना फ़ोन नंबर ही भेजा, ना कभी कॉल ही करी, और ना ही कभी एड्रेस ही दिया। वीना को लगा कि वो मूव ऑन कर गया है, क्योंकि कुछ टाइम बाद खबर आई उसके फ्रेंड्स के थ्रू कि उसकी शादी वहीं के किसी बड़े एंटरप्रेन्योर की लड़की से कर दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की की फैमिली इनको वहाँ पे परमानेंट स्टेटस दिलाएगी कंट्री में, सारी फैमिली को। तो जैसा उनकी फैमिली चाहती थी वैसा ही उन्होंने करा। वीणा बहुत रोई उस दिन, बहुत कुर्लाई अंदर ही अंदर, घर वालों को बिना दिखाए। लेकिन फिर उसने मन को समझाया कि नितिन जो चाहता था वो नहीं कर पाया, और जो नहीं चाहता वही कर रहा है। क्योंकि नितिन ने मुंह से कुछ भी कहा हो, लेकिन नितिन के दिल की आवाज़ उसकी आंखों के थ्रू वो हमेशा समझती थी। उसके अनकहे लफ्ज़ वो हमेशा पढ़ती थी। उसके मन की असली चाहत उनकी आंखों से झलकती थी, जो वीणा जानती थी। आंखों की बोली नितिन की वो खूब समझती थी। तो नितिन जो भी कहे, लेकिन नितिन चाहते क्या है वो वीणा जानती थी। तो समय बीतता चला गया। कुछ टाइम और बीता तो वीणा की इधर मैरिज कर दी गई। ना चाहते हुए भी उस पर प्रेशर डाला गया, और
क्योंकि उसके डैडी रिटायर हो गए थे जॉब से और फैमिली नहीं चाहती थी कि अब अगर मैरिज ना हुई तो फिर या तो लड़का नहीं मिलेगा या तो फिर उनकी डिमांड्स हम मीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला था उसी के थ्रू वीणा की मैरिज करने का प्लान था, तो उसी को उन्होंने पेरेंट्स ने ओके किया और वीणा को अग्री किया कि वो मैरिज करे, ताकि पिता के सर से वीणा की शादी का बोझ उतर सके। क्योंकि पीछे छोटे भाई बहन थे, तो वीणा ना चाहते हुए भी उस प्लान में सम्मिलित हुई, उस शादी के बंधन में बंध गई। शादी बस नाम की थी, शरीरों की। आत्मा कभी नहीं भीगी उसकी उस व्यक्ति के साथ, और शायद इसी वजह से वो आदमी हमेशा उसको अलग खड़ा करके रखता था अपने परिवार से। आज भी वीणा अपने सारे खर्चे या तो खुद उठाती या तो उसके पेरेंट्स कभी कभार दे जाया करते, कभी कपड़े, कभी खाना, कभी जूते। एक एक चीज़ के लिए वीणा को खुद अपनी मेहनत करनी पड़ती। उसका पति और उसके ससुराल वाले उसको एक भी खाने का, अन्न का दाना भी किचन से लेने के लिए अलाउ नहीं करते थे। अगर कभी वो ले भी लेती तो उसको मारा जाता, उसको सुनाया जाता कि अपने पेरेंट्स के घर से लाओ, अपने पेरेंट्स को बोलो दे के जाए, उन्होंने दिया ही क्या है। उनको बोलो जो उनके घर हैं उनमें से एक घर हमारे नाम लिख के दें। आखिरकार उन्होंने बेटियां जनी हैं, हमारे घर बेटी ब्याही है तो उनको देना होगा। ये तो बेटी जनने से पहले सोचना था। वीणा कभी ये बात अपने पेरेंट तक नहीं पहुंचाती, बिकॉज वो जानती थी कि वो चाहे खुद भूखे मर जाए, वो ये घर इनके नाम कर देंगे ताकि उनकी बेटी जी सके। लेकिन ये दहेज के लोभी, ये भूखे दरिंदे, इनका पेट कभी नहीं भरेगा। उन लोगों ने वीणा के गहने चुरा लिए, वीणा के सेविंग्स सारे उसका हस्बैंड ने वीणा पे दबाव डाल के निकलवा लिया। इससे अलग वीणा के पेरेंट्स से भी चोरी कई बार पैसे लाता रहा मांग मांग के कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। उसके अलावा वीणा पे तशद्दुद बढ़ता चला गया। वीणा को अक्सर मारा जाता, बहुत मारा जाता। फिर वीणा पेट से हो गई। उसके हस्बैंड को जब पता चला तो उसने अपने पेरेंट्स से सलाह करके वीणा को गायनिक चेकअप के नाम पे वीणा के अंदर ऐसी दवाई रखवा दी जिससे उसकी इस तरह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई कि 6 महीने पूरा शरीर धुल जाने के बाद भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। मायके छोड़ दिया गया वीणा को, बोला ठीक हो के फिर आ जाना। वीणा वहाँ प्राइवेट जॉब करने लगी, ऐसे ही काम पे जाती, पर वो डे बाय डे सफ़ेद पड़ती जा रही थी, सूखती जा रही थी। उसके घर वाले पूरा ज़ोर लगा रहे थे कि उसकी ये ब्लीडिंग की तकलीफ़ रुक जाए, बट तकलीफ़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन वीणा को सर्जरी के लिए लेके जाया गया, जहाँ पता चला कि मारने की वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे नॉड्स बन गए थे जिस वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो सर्जरी करके उनको निकाला गया, उन सिस्ट को रिमूव किया गया और उसके बाद वीणा की वो ब्लीडिंग स्टॉप हुई। जैसे ही उसके हस्बैंड को पता चला कि अब वो ठीक है, तो अगले ही दिन दरवाजे पे वो खड़ा था और उसने वीणा को बोला कि कपड़े पैक कर लो, वापस जाना है। पेरेंट्स ने भी बोला हाँ बेटा, जवाई जी आए हैं, चले जाओ। बट वीणा जाना नहीं चाहती थी। उनकी दरिंदगी इतनी बढ़ गई थी कि वो पेरेंट्स से सब छुपाती थी बातें, बट फिर भी उसका हस्बैंड और उसके पेरेंट्स ने फोर्स करके उसको भेज दिया। इस बार जब वीणा आई तो उसने अजीब व्यवहार देखा। उसका पति और उसकी सास उसको उसके ससुर के साथ अकेला अक्सर छोड़ के चले जाते। ससुर भी बेटे और माँ की गैर हाजिरी में वीणा के कमरे में जब तब घुसने की कोशिश करता। वीणा के ऊपर से
अगर लेटी हुई है चद्दर खींच लेता, उसके शरीर को जहाँ तहाँ छूता। वीणा दरवाज़ा बंद करके रहने लगी तो दरवाज़ा पीटता। फिर एक दिन उसने वीणा को हॉल में बुलाया, पास बिठाया और बोला, देखो तुम्हारा पति और सास जो जाते हैं तुम्हें छोड़ के, वो मेरी मर्ज़ी से जाते हैं। अगर तुम अपनी इच्छा से खुद को मुझे सौंप दोगी तो ही इस घर में रह पाओगी, नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वीणा के पैरों तले ज़मीन थरथरा रही थी उस वक्त। वो नितिन को याद कर रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी अंदर ही अंदर, क्योंकि उसको पता था कि बाहर से अगर एक भी आंसू गिरा तो ये भूखा भेड़िया मुझ पे झपट पड़ेगा, क्योंकि वो घर में अकेली थी। उसने उसकी वो बात सुनी, उठी और जल्द से जाके अपने कमरे में अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। उसका ससुर दरवाज़ा पीटता रहा। 1.5-2 घंटे बाद उसकी सास और उसका पति बाज़ार से लौटे तो ससुर ने उनको भड़का दिया। उन्होंने प्लान बनाया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो ये घर जाके सब बता देगी। तीनों ने मिलके पूरे फील्डिंग कर ली बाहर। प्रोग्राम ये बना कि पति कुर्सी के नीचे के 4 टांगों से वीणा को कंधों से दबा लेगा नीचे ज़मीन पे, ताकि वो उठ ना पाए, और सास के हाथ में 5 लीटर का जहरी केन था मिट्टी के तेल का, वो तेल डालेगी और ससुर आग लगा देगा। और दिखाया ये जाएगा कि किचन में काम करते वक्त सिलेंडर फट गया और हादसा हो गया। वही हुआ। हस्बैंड उसका उसी तरह से चेयर लेके आया उसको नैप करने के लिए। लेकिन अब ये वीणा की किस्मत ही कहो कि उनकी ये प्लानिंग वीणा ने सुन ली, या ईश्वर ने उसको बचाना था। अब ये उसकी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती, वीणा नहीं जानती थी। जैसे ही वो सुन के आई, उसने जिस बेड पे वो सोती थी उस दीवान के अंदर उसके पति की वो कृपाण रखी रहती थी, जो शादी के टाइम पे वो उन्होंने उठाई थी। सिख मैरिजेस में, पंजाबी मैरिजेस में लड़के कैरी करते हैं कृपाण फेरों के टाइम पे। तो वीणा ने वही कृपाण बाहर निकाल ली और खड़ी हो गई दरवाजे पे तैनात होके, और ईश्वर से प्रार्थना करी कि मेरी जीवन आज जाता है या बचता है मैं नहीं जानती, पर मेरी इज्जत की हिफाजत प्रभु ज़रूर करना। जैसे ही वो लोग आए तो उसका हस्बैंड उसके पीछे की तरफ आके उसने चेयर से नैप करने की कोशिश करी, तो वीणा ने तलवार म्यान से खींचते हुए एकदम से सख्त खड़ी होते हुए उसको बोला कि दूर हट जाओ, वरना ये कृपान तुम्हारे पेट में होगी। वो डर गया, ठिठक गया। वीणा की आंखों की ज्वाला देख के उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आगे बढ़ता। वो वीणा से 25-30 कदम परे हट के खड़ा हो गया। फादर चिल्लाता रहा कि आगे आ, दबा इसको, जैसे तेरे को बताया था वैसा कर। वीणा ने दिखावे से 5-6 प्रहार दरवाजे के साइडों पे करे ताकि ये लोग हट जाएं और उसको रास्ता मिले निकलने का। वही हुआ, ये लोग डर के परे हो गए जो रास्ते में खड़े थे, और वो भाग के एक ऐसे कमरे में जाके उसने खुद को बंद किया जहाँ पे फ़ोन था। उस फ़ोन से उसने पुलिस को कॉल किया और अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि अगर ज़िंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द मुझे ले जाओ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, ये लोग मुझे मार देंगे। वीणा के पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया। उनको लगा कि कोई लड़ाई हुई होगी, कुछ होगी, तो उन्होंने आते आते 1.5-2 घंटे लगा दिए। तब तक वीणा जैसे तैसे हालातों से लड़ती रही। इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश करी, पुलिस ने भी आते बहुत देर लगा दी, पर वो अंदर से तलवार पकड़े इनको थ्रेट करती रही कि अगर तुम लोग आए तो जो आगे आएगा मैं उसको ख़त्म कर दूँगी। तो इस वजह से, क्योंकि हथियार उसके पास था, शायद उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी
कि वो अंदर आते, लेकिन उन्होंने बाहर से टेलीफोन की तार काट दी। लकीली वीणा कॉल कर चुकी थी, पहले तो उसको इंतज़ार था कि कोई तो आएगा मदद के लिए। 2-2.5 घंटे बाद उसके पेरेंट्स पुलिस की गाड़ियों के साथ ही उसके ससुराल पहुँचे, और जब वीणा को देखा तो वीणा सर से लेकर पैरों तक मिट्टी के तेल से सराबोर थी। ना गले में दुपट्टा था, ना पैरों में चप्पल थी। पेरेंट्स को समझते देर ना लगी, उन्होंने वीणा को लिया और सबके सब थाने आ गए। थाने में सब बात हुई तो थाने वालों ने वीणा के पिता को बोला कि देखिए सरदार जी, आप शरीफ लोग लगते हो, ये लड़के वालों का यही काम है, ये इनका 4-5वां केस है। ये लड़कियां लाते हैं, या तो फ्लैश ट्रेड में बॉर्डर पार करवा देते हैं, या तो इसी तरह बच्चियों को मार के सुसाइड का केस दिखा देते हैं। तो बेहतर यही होगा, पैसे वाले लोग हैं, आपकी नहीं चलेगी, आप बच्ची लेके चले जाओ। वीणा के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने वीणा का हाथ पकड़ा और भारी मन से वीणा को घर ले आए। सारा मोहल्ला देख रहा था वीणा की हालत को। मोहल्ले में बहुत सी बातें शुरू हो गई, जैसे ना तैसे बातों को कवर किया गया, ये बोल के कि वीणा के पति की ससुराल वालों से बहुत लड़ाई हो गई है और वो बाहर चला गया, और इसलिए वीणा को पेरेंट्स के पास आना पड़ा, क्योंकि जब वो वीणा को लेके जाएगा तभी वो पति के पास जा सकेगी। वीणा एकदम टूट गई थी। जतिन को याद करती, अक्सर याद करती। कोई कांटेक्ट, कोई नंबर नहीं था उसके पास उसका, और वो जानती भी नहीं थी वो किस हाल में है। फिर एक दिन उसको न्यूज़ मिली कि जतिन ओवरसीज़ में किसी एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। वीणा की ज़िंदगी जीने का मकसद ख़त्म हो चुका था। उसको उसी पल लगा कि वो खुद को ख़त्म कर दे, लेकिन उसके पिता की हालत, जो कि अब बहुत बीमार हो चुके थे, देख के वो बड़ी बच्ची होने के नाते ये हिम्मत नहीं कर पाई कि वो जतिन के साथ ही खुद को ख़त्म कर लेती। वो जी, मन मार के जी, फादर और मदर का सहारा बन के जी, पढ़ी लिखी, जॉब करी, कमाती, खुद खाती, उनको खिलाती, अपने सिबलिंग्स को खिलाती, भाई बहन को खिलाती। वक्त बीतता गया, वो पढ़ पढ़ के बड़े ओहदे की अध्यापिका बनी, भाई बहन की शादियां हो गई, सेटल हो गए। वीणा के बालों में सफ़ेदी छाने लगी थी और शरीर गठिए के दर्दों से जकड़ गया था, क्योंकि उसके अंदर का स्ट्रेस और दुख जो कोई नहीं देख पाता था वो जानती थी। हर पल जतिन को लेके सोचना, अकेले में रोना। फिर ऐसे में उसके पेरेंट्स ने दोबारा शादी के लिए उस पर ज़ोर डाला, बिकॉज़ छोटे भाई बहन भी ब्याहे गए थे और वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो उनको लगा कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो इसकी देखभाल करने वाला पीछे कोई नहीं बचेगा। तो ना चाहते हुए भी वीणा का हाथ एक समृद्ध परिवार के पढ़े लिखे युवक के हाथ में दे दिया गया। इस बार वीणा की किस्मत ने शायद उस पर तरस खा लिया। ससुराल वालों की तंगियों के बावजूद भी वीणा का पति हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। हालांकि यहाँ भी उसके ससुर ने वही बिहेवियर उसके साथ करने की कोशिश करी जो पीछे ससुराल में उसके साथ हुआ था, और इस बार ये कह के किया गया कि ये हमारे परिवार की रिवायत है। यूपी के परिवारों में ऐसा होता है बहुओं के साथ, क्योंकि उसकी शादी इस बार एक हिंदू परिवार में हुई थी। उसने अपने हस्बैंड को बताया तो उसके हस्बैंड ने स्टेप लिया, वो वीणा को लेके अलग हो गया परिवार से।
तो इस चीज़ की सज़ा उन दोनों को ये मिली कि पूरी बिरादरी में, पूरे रिश्तेदारी में उनको बदनाम कर दिया गया कि बहू बेटे को लेके अलग हो गई, बुढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या। और साथ में ही उन दोनों पे ऐसे ऐसे पैरानॉर्मल अटैक्स करवाए जाते जिस वजह से वीणा का शरीर दिन ब दिन बीमारियों में ग्रसित होता चला गया। जब भी वो हमल से होती और उनके ससुराल वालों को पता लगता, क्योंकि घर के नौकरों के थ्रू या किसी ना किसी तरह वो खबर रखते आस पड़ोस के थ्रू, तो वीणा का हमल पैरानॉर्मली वेज से गिरा दिया जाता। इस वजह से वीणा अंतर से बाहर से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। पति की जॉब ऐसी थी कि वो वीणा को छोड़ कई महीनों के लिए काम पे दूर जाया करते थे। वीणा जॉब भी नहीं कर पाती थी अपनी शारीरिक हालत की वजह से, तो नौकरों के साथ घर में अकेली पड़ी रहती, जिससे उसके इन-लॉज़ के अटैक उस पर और बढ़ते जाते। जब पति ने देखा कि अगर अब मैंने वीणा का साथ ना दिया तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो अपनी जॉब छोड़ के वीणा के पास आया और उसने वीणा को लेके ओवरसीज़ का रुख किया। यहाँ आने के बाद ओवरसीज़ में वीणा को 2 फूल से बच्चे भगवान ने दिए। आज वीणा का घर है, पति है, बच्चे हैं, वो सुखी है कहने को, लेकिन मन उसका एक मुर्दे के समान है। उसको ये समझ में नहीं आता कि उसका कहाँ पे क्या कसूर था, उसे किस चीज़ की सज़ा दी गई, उसके प्रेम ने उसको बीच राह में क्यों छोड़ दिया, कभी उसका साथ नहीं दिया, और जब साथ देना था तो ज़िंदगी से चले गए। उसके बाद जो जीवन साथी आए वो साथ कम और लहू ज़्यादा चूसते रहे। अब जो जीवन साथी अच्छा मिला है तो उसको समझ में नहीं आता कि शरीर भले इनका है लेकिन मन तो हमेशा जतिन का ही रहा। मन कभी और किसी का हो ही नहीं पाया, या कहें कि मन या आत्मा तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाया। ऐसी दीवारें वीणा ने खड़ी कर ली थी कि उनको कभी कोई लांघ ही नहीं पाया। उन दीवारों के अंदर तो सदैव हमेशा जतिन ही थे और वो ही रहेंगे। वीणा दिन रात यही दुआ मांगती कि उसकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो और वो जतिन से मिले। आज भी वीणा बीमारियों के पुलंदों में जकड़ी हुई, उस बोझ के तले दबी हुई घर का काम करती है और उस आखिरी दिन और पल का इंतज़ार करती है जब उसके श्वास इस शरीर के पिंजरे से आज़ाद हो जाए और वो अपने जतिन से जा मिले। अब इसको आप क्या नाम दोगे? ये प्यार है या ये व्यभिचार है या ये आत्मिक जुड़ाव है एक आत्मा का दूसरी से? ये आप ही जाने, या वीणा जाने, या जतिन जाने। इसका चुनाव मैं आप सब पे छोड़ती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका नाम है बेवफा सांसें। तो फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ। अगर कहानी समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा। बाय बाय।